Hello everyone, I am Dr. Neeraj Singh, working as assistant professor in horticulture at CSSPG College Machra. मैं एक नई सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पे। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बेसिक चैप्टर होता है, जहाँ पर हम जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे इसमें हम अभी और डिटेल में जाएंगे तो ब्रांचेस पढ़ेंगे, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जिसमें आपका फ्रूट्स है, प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, आपके लैंडस्केपिंग होती है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं और इनके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। तो इन सभी फल और जितने भी क्रॉप्स हैं इनकी खेती करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, हमें ज़रूरतें क्या होती हैं, वो जो ज़रूरतें हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगी सोर्स की और इनपुट्स की, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगभग सभी जगह पड़ती है। बहुत बेसिक नॉलेज होता है। जैसे किसी भी घर का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होना चाहिए, तो नींव होता है, बेस होता है। वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हो, शुरुआत करते हो BSc AG में, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ही पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो समझ लीजिएगा आगे आने वाले जितने सेमेस्टर आपके होंगे उसके संबंधित सब्जेक्ट का संबंधित जो कोर्स होगा वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि यही जब हम मान के चलो यहाँ पर आप फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग, प्रूनिंग, प्रोपेगेशन मेथड्स, प्लांटिंग सिस्टम, इरिगेशन, मैन्योर फर्टिलाइजर या जितनी भी चीज़ें पढ़ाएंगे, यही चीज़ें फिर क्या होंगी जब हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जाएंगे तो वही चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि फंडामेंटल कोर्स आप जितना पढ़ रहे हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो या ब्रीडिंग का हो, सॉइल साइंस हो, किसी का भी हो, आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका बेस बहुत अच्छा होगा तो आपका सब्जेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा होगा। हमारा जो ये आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, तो ये जनरली BSc AG के बच्चों के लिए है और ख़ास करके जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनको हिंदी मीडियम का है। मोस्टली हमारा मटेरियल इंग्लिश में होगा और अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हॉर्टिकल्चर है इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, उन ब्रांचेस का स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है भारत में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा जो पहला हम कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द हॉर्टिकल्चर। उद्यानिकी क्या है, उद्यानिकी के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, इसकी परिभाषा अगर हमें परिभाषित करना हुआ 2 लाइन में उसको कैसे परिभाषित करें, इसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, उनके महत्व और संभावनाएं क्या हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब आते हैं तो हॉर्टिकल्चर को हिंदी में ही क्या बोलते हैं, उद्यानिकी। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यानिकी। उद्यानिकी सुन के हम लोगों में आता है कि जितनी फल फूल सब्जी वाली खेती होंगी उनको क्या करते हैं, उद्यानिकी फसलें बोलते हैं, नो डाउट, ठीक। लेकिन जब हम इस पे आते हैं हॉर्टिकल्चर, ये शब्द कहाँ से आया, तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहले 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, सॉरी थोड़ा कम चला, 17th सेंचुरी में 1631 ईस्वी में पीटर लॉरेनबर्ग ट्रीटी है। पीटर लॉरेनबर्ग ट्रीटी में इसका सबसे पहला उल्लेख आया कि उस ट्रीटी में हॉर्टिकल्चर शब्द का उपयोग किया गया। दूसरा 1678 ईस्वी में ई फिलिप्स करके एक राइटर थे, उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का इन्होंने भी उपयोग किया। तो 17वीं सेंचुरी में हॉर्टिकल्चर शब्द का उल्लेख हुआ। उसके पहले हॉर्टिकल्चर को क्या जाना जाता था, एज ए गार्डन क्रॉप्स, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो आपका शब्द है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके जो राइटर हैं ई फिलिप्स 1678, इन्होंने की बुक थी द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर इन्होंने हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर शब्द होता है, हॉर्टिकल्चर शब्द जो है आपका लैटिन भाषा से मिलके बना होता है। किससे, लैटिन भाषा में हॉर्टस
दूसरा आपका है कोलेर, किसी किसी बुक में आप इसको पढ़ते हो कल्चरा के रूप में भी, कोलेर, कल्चरा, ठीक। हॉर्टस का मतलब लैटिन में जो हॉर्टस टर्म है इसका मतलब होता है गार्डन क्रॉप्स। क्या होता है? गार्डन क्रॉप्स। जो कोलेर या कल्चरा का मतलब होता है हमेशा टू कल्टीवेट या टू डेवलप, ठीक, टू डेवलप। मतलब जो आपका ये था हॉर्टस शब्द होता है, इसका मतलब लैटिन में होता है गार्डन क्रॉप। और गार्डन क्रॉप का ऐसा माना जाता है कि उस समय क्या होता है जब राजा महाराजा होते थे, क्योंकि ये जो हमारे फल फूल सब्जी हैं इनकी खेती वही लोग करते थे जो बड़े शौकिया लोग होते, जिनके पास बहुत पैसे होते थे, सबसे राजा महाराजा क्या करते थे, उनके जैसे आजकल फार्म हाउस होता है, उन लोगों के भी अपने हुआ करते थे, चार दीवारी के अंदर ही वो क्या करते थे, सब्जी की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती किया करते थे। तो ऐसी फसलें जो चार दीवारी के अंदर उगाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? गार्डन क्रॉप्स बोलते हैं। ऐसी फसलें जो चार दीवारी के अंदर उगाई जाती थी उनको क्या बोलते थे? गार्डन क्रॉप्स बोला जाता था, ठीक। अब ऐसी फसलें जिनको हमें कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। सिंपल भाषा में हो गया, ठीक है। हम मतलब कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which concerned with the cultivation of fruit, vegetable, flower, medicinal and aromatic plants। यह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। हॉर्टिकल्चर इज कंसर्न विद द हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which concern with cultivation of fruits, vegetables, spices, flowers, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मैप बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक। बहुत सिंपल उसमें हो गया कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल फूल सब्जी इत्यादि की खेती का अध्ययन करते हैं उसको हम उद्यानिकी बोलते हैं, सिंपल। अब थोड़ा और अगर हम एडवांस में जाते हैं तो जो गार्डन क्रॉप चार दीवारी के अंदर कल्टीवेट की जा रही थी उसको 17वीं शताब्दी से पहले गार्डन क्रॉप्स बोलते थे। जो खेती की जा रही थी वो थोड़ा जब हम एडवांस में ले आए, जब उनको किसान ग्रो करने लगा, कहाँ पर? अपने फील्ड पर, तब वहाँ पता चला कि ऐसी फसलें जो होती हैं वो क्या होती हैं? मोस्ट इंटेंसिफाइड होती हैं। क्या होती हैं? इंटेंसिफाइड होती हैं। हॉर्टी क्रॉप्स जो होती हैं या जो आपके गार्डन क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टी क्रॉप्स या आपके जो गार्डन क्रॉप्स होती हैं ये क्या होती हैं? मोस्ट इंटेंस क्रॉप होती हैं, मोस्ट इंटेंसिफाइड। वहीं पर जो आपकी फील्ड क्रॉप होती है, फील्ड क्रॉप मतलब एग्रोनॉमिक क्रॉप या जिसको आप एग्रोनॉमिक क्रॉप बोलते हो। एग्रोनॉमिक क्रॉप मतलब आपका सीरियल हो गया, पल्स हो गया, ऑयल हो गए, ये जितने एग्रोनॉमिक क्रॉप होती हैं ये क्या होती हैं? एक्सटेंसिव होती हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पर जो आपका सोर्स है, जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मैन्योर हो, इवन चाहे वो लेबर हो, वो हमेशा क्या होगी? इंटेंसिफाइड में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी, जबकि एक्सटेंसिव केस में क्या होगा? थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होगा। तो ऐसी फसलें जहाँ पर सोर्सेस या इनपुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन फसलों को क्या बोल दिया गया? हॉर्टी क्रॉप्स बोल दिया गया। और जहाँ पर थोड़ी कम रिक्वायर होती है उनको फील्ड क्रॉप है, एग्रोनॉमिक क्रॉप बोल दिया गया, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम इसे डिफाइन करना चाहें तो मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, एट प्रेजेंट द हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्निक, may be defined as the science and technique, may be defined as the science, yes, and technique, science and technique of production, science and technique of production, processing
प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड merchandising, marketing and marketing of intensified crop for इसी में ला सकते हैं फॉर फूड, मेडिसिनल पर्पज या एंड एस्थेटिक इट्सेट्रा फॉर पीपल, फॉर द फूड, फॉर द मेडिसिनल, फॉर द एस्थेटिक पर्पज ऑफ द पीपल। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर इन एट द प्रेजेंट सिनेरियो हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इंटेंसिफाइड क्रॉप लाइक फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप for the food for the pupil, medicinal purpose of the pupil and aesthetic value for the pupil is known as horticulture crop। लेकिन आपको सिंपल में वही डिफिनेशन याद करनी है। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको कभी कभी एक कन्फ्यूजन आता है कि गार्डन और ऑर्चर्ड। गार्डन मतलब हो जाता है जिसमें आपके सारे आ जाएंगे, जो भी चार दीवारी के अंदर कल्टीवेट की जाएंगी, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आपके फ्लावर्स हो, चाहे वो आपके मेडिसिनल एरोमेटिक हो। ऑर्चर्ड में केवल क्या होगा, फ्रूट। जो फ्रूट गार्डन होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। इसमें आपको भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्रूट गार्डन को क्या बोल दिया जाता है, ऑर्चर्ड बोल दिया जाता है। ठीक, एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं कंसर्न करते चलूँ, आपको बताते चलूँ कि जो हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पर भी आपको कल्चर शब्द आएगा जिस भी टर्म में, हमेशा उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई होगी। जहाँ पर आपको नॉमी, लॉजी, ये ऐसे शब्द आएंगे, हमेशा वो कहाँ से आएंगे, ग्रीक शब्द से आए रहेंगे। तो आपको कभी भी जैसे एग्रोनॉमी, अभी एक पोमोलॉजी आएगा, ऐसे शब्द कहाँ से आएंगे, ग्रीक वर्ड से आएंगे। और जहाँ पर कल्चर होगा वो कहाँ से आएंगे, लैटिन वर्ड से आएंगे। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे हॉर्टिकल्चर था, हॉर्टिकल्चर आपका किससे मिलकर बना है, लैटिन। लैटिन में किन दो शब्दों से बना है, हॉर्टस प्लस कोलेर, या कहीं कहीं से कल्चर आ जाता है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कोलेर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। ठीक है, या कल्चर आपको जो कल्टीवेट करना, डेवलप करना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी उद्यान की फसलें, आपकी जितनी भी फल फूल वाली सब्जियां हैं, अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं तो हमारे यहाँ आपके वैदिक काल में केला, नारियल, इसके वर्णन बहुत मिलते हैं। आम का वर्णन बहुत मिलता है। मूलकंद, जब राम जी वनवास गए तो वहाँ पर जब उस मूल फल, उसके मूलकंद फसलों का उपयोग आया था, जिसमें आपका स्वीट पोटैटो इत्यादि वो थे। तो यहाँ पर परिजात का आता है, जब कृष्ण भगवान के युग में आता है। आपकी जो सत्यभामा थी, उनकी एक वाइफ थी, कि उनका वर्णन आता है, किसी तालाब के किनारे बैठी होती, वहाँ पारिजात का फूल बिखरा हुआ रहता है, तो उसका वर्णन आता है पारिजात का। तो वेदों में भी हमारे इन फल फूल सब्जियों और का वर्णन बहुत अच्छे खासा है, तो इनका हम वर्णन कर सकते हैं। अभी हम इनके इंपॉर्टेंस में जाएंगे तो भी आएगा। फिर इसके बाद दूसरा इसका हमारा जो टॉपिक था वो था आपका ब्रांचेस, कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। कई बार क्या होता है, हम लोग पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं निचली शाखाएँ, ऊपरी शाखाएँ, जो ऊपर की, मतलब कई तरह की शाखाओं का नाम लिख देते हो। तो ब्रांचेज में जब हम आते हैं, ब्रांचेज, तो हॉर्टिकल्चर में मोस्ट जो पहला आपका ब्रांचेज होता है, कई जगह आपको कई प्रकार की ब्रांचेज मिलेंगी, जो लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ में आया कि इतने प्रकार के ब्रांचेज को बताने पे बच्चों के बहुत समझ में आएगा, तो उसी प्रकार के हम 5 प्रकार की ब्रांचेज आपको बताएंगे। 5, पहला था पोमोलॉजी, इसी में मैंने ऐड कर दिया एंड प्लांटेशन क्रॉप। दूसरा ओलेरीकल्चर एंड स्पाइसेस।
तीसरा ऑर्नामेंटल एंड फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग चौथा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। पांचवा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसकी जितनी ब्रांचेस थी सभी को क्या किया कि 5 भागों में बांट दिया। पहला पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के हिंदी होता है फल विज्ञान, लेकिन पोमोलॉजी जो आपका शब्द है एक किससे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितना भी है आपका आप इसको पॉज करिए और ब्रांचेस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम आते हैं पहला जो आपका पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी जो है 2 भाषाओं से मिलकर बना है, पोमो और लॉजी। तो जो पहला ये पोमो है ये आपका बना है पोमम, जो कि क्या है लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है क्या, फ्रूट। क्या होता है, फ्रूट। जो लॉजी है वो आपका बना है लोगोस से, जिसका, और ये क्या है ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक, जिसका मतलब क्या होता है टू स्टडी, पढ़ाई करना। तो सिंपल हो गया, टू स्टडी अबाउट द फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। ठीक, पोमम मतलब होता है फ्रूट, लेकिन जब थोड़ा और साइंटिफिक जाते हैं तो पोम क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है। पोम जो होता है एक प्रकार का फल होता है, और ऐसे फल जो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। ऐसे फल, जब आपने बॉटनी पढ़ी होगी तो बॉटनी में आपको 2 तरह की ओवरी बताई जाती है, एक होती है इन्फीरियर ओवरी, एक होती है सुपीरियर ओवरी। मतलब फ्लावर पार्ट्स में कई तरह के होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है। तो जो गाइनोसियम है ओवरी पार्ट होता है, ओवरी की पोजीशन देखी जाती है अन्य तीनों से। अगर ये तीनों जो होते हैं ओवरी के ऊपर हो गए तो मतलब ओवरी नीचे, तो ओवरी इसका मतलब ओवरी इन्फीरियर। अगर ओवरी ऊपर हो गई और ये तीनों उसके नीचे से निकल रहे हैं इसका मतलब ओवरी सुपीरियर हो गई। तो ऐसे फल जो इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं पोम। जैसे कि आपका सेब है, जितने सेब में जितने एप्पल की जो फैमिली है रोजेसी में जितने पाए जाते हैं सभी पोम होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लोगोस हो गया, टू द स्टडी अबाउट द फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। ठीक, अब जितने भी फल हैं आपके सभी किस में आ जाएंगे, पोमोलॉजी में। इसी को पोमोलॉजी को ही क्या बोलते हैं, फ्रूट साइंस। अब दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप मतलब ऐसी फसलें जो कमर्शियली लार्ज स्केल का मतलब हजारों वर्ग किलोमीटर में जिसकी खेती की जाती हो, और वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ऐसी फसलों को बोल दिया जाता है कमर्शियल क्रॉप, वो प्लांटेशन क्रॉप। अंग्रेज जब थे इसको बोलते थे ई स्टेट क्रॉप। ठीक, या इसको हम बोल देते हैं, आप नया शब्द आप इसके लिए यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप के लिए। ऐसी फसलें जो कमर्शियली लार्ज स्केल पे, जैसे साउथ इंडिया में आप चले जाओ को आपको कोकोनट, कैश्यू नट, कॉफ़ी, यही सब दिखेगा आपको। कॉफ़ी, टी, रबड़, इसी की खेती, एरिका नट, सुपारी, इसी की खेती दिखेगी। तो ऐसी फसलों को क्या बोल दिया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप बोल दिया जाता है। ठीक, अब दूसरा हमारा ब्रांच था ओलेरीकल्चर एंड स्पाइसेस। ओलेरीकल्चर, इन शब्दों को थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। एंड स्पाइसेस, ओलेरीकल्चर, अब मैंने अभी पहले समझाया था, अब आप कमेंट करके बताइए कि किस भाषा से मिलके बना हुआ है। अभी इसके पहले जस्ट बताया था, जहां पर कल्चर शब्द आएगा वो किससे बना होगा, लैटिन के 2 शब्दों से, ओलेर प्लस कल्चरा। ओलेर का मतलब होता है पॉट हर्ब, और कल्चरा मतलब टू कल्टीवेट। पॉट मतलब आपका गमला, गमले में जो हर्बेशियस पौधे लगाए जाते हैं छोटे छोटे। पहले मैंने बताया कि सब्जी और आपकी फलों की खेती कमर्शियली नहीं किए जाते थे, लोग इसको अपने घरों में 4 दीवारी के अंदर ही ग्रो करते थे। तो द कल्टिवेशन ऑफ द हर्बेशियस प्लांट इज नोन एज ओलेरीकल्चर। और थोड़ा इसके डिटेल में जब हम जाते हैं, सब्जी क्या है, तो वेजिटेबल्स कैन बी डिफाइंड एज दोज हर्बेशियस प्लांट्स व्हिच आर ईटेन आइदर कुक्ड और रॉ।
मतलब वो सभी शाकीय पौधे जिनको हम कच्चा या पका कर खाते हैं वो सब्जियां कहलाते हैं। जैसे में आपकी सलाद, जितने सलाद होते हैं हम उसे कच्चा खाते हैं, बाकी हम सब्जियों को पका कर खाते हैं, मसाला वसाला डाल के, नमक वमक डाल के। ठीक। तो ओलेरीकल्चर मतलब आपका क्या है? वेजिटेबल साइंस। क्या है? वेजिटेबल साइंस है। ठीक। और इसको एक डिफिनेशन हो सकती है बहुत अच्छा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप इज नोन एज ओलेरीकल्चर। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज नोन एज ओलेरीकल्चर। दूसरा आपका स्पाइसेस। मसाला वो पौधे होते हैं, मसाला मतलब वो पौधे हैं जिनको हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं या जिनको हम भोजन में स्वाद या सुगंध के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे पौधे मसाला कहलाते हैं। किसके लिए? स्वाद प्लस गंध, गंध में सुगंध। वो पौधे क्या कहलाते हैं? आपके स्पाइसेस कहलाते हैं। जितनी भी मसाला वाले देखो हम सब्जी में क्यों डालते हैं कि बढ़िया टेस्ट है, जितनी सीड स्पाइसेस होंगी आपको टेस्ट देंगी, और बाकी जितने और जो कलर वाले होते हैं आपको एरोमा या फ्लेवर देते हैं। यही तो है। तीसरी ब्रांच थी हमारी, तीसरा ब्रांच था आपका ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। ऐसे पौधे जिनको हम सजावटी या सजावट के लिए उपयोग करते हैं वो सजावटी पौधे कहलाते हैं। जैसे कि आपका गुलाब हुआ, जैसे कि आप कोचिया लगाते हो, अशोक के पौधे, कोई भी सजावट वाले जितने पौधे हैं A to Z, वो सारे पौधे क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कहलाते हैं। ऑर्नामेंटल में आपका क्या हो जाता है? फ्लोरिकल्चर। ऐसे सजावटी पौधे जिनका उपयोग हम फ्लावर, फूल पुष्प उत्पादन में करते हैं वो आपके फ्लोरिकल्चर में आता है। और जब हम पौधों को मिट्टी को डिफरेंट शेप देकर उस पर पौधे ग्रो किए जाते हैं वो लैंडस्केपिंग कहलाता है आपका। पृथ्वी या जो हमारी भूमि होती है उसको डिफरेंट शेप प्रदान करना, उस पर तरह तरह के पौधे उगाना, वो आपका किसका पार्ट हो जाता है? लैंडस्केपिंग का। तो आजकल आप देख रहे होंगे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है ऑर्नामेंटल का। कई जगह शहर डेवलप हो रहे हैं, शहर में पार्क बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कई तरह का देखो एंडुलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पौधे ग्रो किए जा रहे हैं। शाम में हर लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर सब पार्कों में, तो एक तरह का अपना ये भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है ऑर्नामेंटल का। ऑर्नामेंटल में मतलब फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब फूल वाला, जहाँ पर हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। ठीक। चौथा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक ऐसे पौधे जिनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स द्वितीयक उपापचयी प्रोडक्ट मिलते हैं और जिनका प्रयोग हम दवाइयाँ बनाने में करते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनाने में प्रयोग करते हैं, वो सभी पौधे क्या कहलाते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे आपका सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, आंवला, ये सब क्या होते हैं? ब्राह्मी, ये सब क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। वहीं पर एरोमेटिक सुगंधी पौधे जिनमें इसेंशियल ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? इसेंशियल ऑयल। और इन्हीं इसेंशियल ऑयल का हम उपयोग करते हैं जो आपके सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद होते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, बॉडी स्प्रे हो गया, सेंट हो गया, तेल हो गए, ये जितने उत्पाद होते हैं वहीं पर एसेंशियल ऑयल आपके उपयोग किए जाते हैं। जो अब इसमें हम पौधों में जाएं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका लेमन ग्रास होता है, आपका तुलसी होता है, आपका मेंथा होता है। ठीक। तो ऐसे आपका एलोवेरा होता है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो अभी तक हमने आपको 4 ब्रांचेज बताई। क्या बताया? 4। पोमोलॉजी मतलब फल विज्ञान, ओलेरीकल्चर मतलब वेजिटेबल साइंस मतलब सब्जी विज्ञान, तीसरा बताया फ्लोरिकल्चर मतलब फूल विज्ञान, चौथा बताया मेडिसिनल एंड एरोमेटिक मतलब औषधि एवं सुगंधी पौधे वाले। अब पाँचवा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा जो हुआ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, PHM इसको शॉर्ट में बोलते हैं, PHM। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, जितने भी फल फूल सब्जी हैं, ये क्या होती हैं? हाईली पेरिशेबल नेचर की होती हैं। हाईली पेरिशेबल
पेरिशेबल मतलब क्या होता है कि ये इनमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ड्राई मैटर कंटेंट थोड़ा कम होता है। ड्राई मैटर कंटेंट क्या होगा? थोड़ा कम होगा। अब इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं। अब जिस भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा। अब आप इसको कमेंट बता कर बताइए कि जिस भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्या वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ठीक, आपको आंसर उत्तर में आपको कमेंट करके ये बताना है। जिस भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी शेल्फ लाइफ या इसी को बोल लो स्टोरेज लाइफ, हमेशा क्या होगी? लो होगा, कम होगा। जब स्टोरेज लाइफ आपकी शॉर्ट स्टोरेज लाइफ होगी, शॉर्ट सेल्फ लाइफ होगी, ऐसे केसेस में क्या होगा कि पता चला कि हम यहाँ मेरठ में या हम यहाँ दिल्ली में कोई उत्पाद, कोई आप सब्जी उगा रहे हैं और आपको दिल्ली से उसे चेन्नई भेजना है। अब चेन्नई भेजने में उसको 4 से 5 दिन लगेगा। पता चला आपका पका हुआ टमाटर है या फूल गोभी है या हरी मटर है, 5 दिन में तो पता चलेगा प्रोडक्ट आपका जो 40 कुंटल था वहाँ पहुँचते पहुँचते वो कितना बचा? केवल 20 कुंटल या इससे कम। मतलब बेवजह उत्पादन 40 कुंटल हुआ, मार्केट या कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते केवल 20 कुंटल हुआ। तो पता चलता है यहाँ पर किसान का भी नुकसान हो रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्टर जो आपसे सब्जी खरीद रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है, और कंज्यूमर को हाई रेट पे मिलेगा उसका भी नुकसान हो रहा। अल्टीमेटली जो हमारे देश की जीडीपी है उसका बहुत नुकसान होता है, हज़ारों करोड़ रुपए में नुकसान होता है बेवजह। तो ऐसे जितने भी हमारे पेरिसेबल नेचर के हैं फल फूल सब्जियां, अगर इनमें हम अच्छे से इनका प्रबंधन करें तोड़ाई के बाद, तो जिससे कि जितना सपोज किया जाता है कि 20 से 40% तक लॉस हो जाता है तोड़ाई के बाद इन सब्जियों में, फलों में। कितना? 20 से 40%। मतलब आप अगर 100 केजी उत्पादन कर रहे हो तो 20 से 40 केजी तोड़ाई के बाद मार्केट में या ट्रांसपोर्टेशन के समय या मार्केट में जब वो कंज्यूमर खरीदने जाता है उस समय नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नुकसान को रोकने के लिए हम विभिन्न तरह की मेथड्स, विधियां पढ़ते हैं, और उन विधियों को हम किस में पढ़ते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। तोड़ाई उपरांत प्रबंधन इसको बोलते हैं कि हमें तोड़ाई उपरांत प्रबंधन, जो उद्यानिकी में जो नुकसान हो रहा है 20 से 40%, उसको कैसे मिनिमाइज करें, प्रॉपर हैंडलिंग करके, सॉर्टिंग करके, ग्रेडिंग करके, ट्रिमिंग करके, अच्छे से पैकेजिंग, प्री कूलिंग, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारी आपकी प्रैक्टिसेस होते हैं जिनका हम प्रयोग करके उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो किसी न किसी तरह से उसको हम इंक्रीज करते हैं। तो ये आपके 5 ब्रांचेस थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये 5 के 5 ब्रांच समझ में आए होंगे। ठीक, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इन डिटेल, तो आपको इन 5 ब्रांच का नाम लिखना है: पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, एंड लास्ट वन इज द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। कहाँ पर आते हैं? इम्पोर्टेंस। अब ध्यान देना, जो इम्पोर्टेंस है वही आगे चल के आपका स्कोप हो जाता है। इम्पोर्टेंस में जब आते हैं तो इसका हॉर्टिकल्चर का जो भी फल और सब्जियां होती हैं उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब ये होता है कि एक तो होती है फूड वैल्यू। फूड वैल्यू मतलब होता है कि जो आपके एनर्जी के ज़्यादा सोर्स होते हैं। एनर्जी के ज़्यादा सोर्स मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाए, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाए, वसा ज़्यादा पाया जाए। तो ऐसा नहीं कि इनमें नहीं पाया जाए, इनमें भी पाया जाता है। जैसे आपके काजू है, वालनट है, आलमंड है, इनमें आपका, और आपका पका हुआ करौंदा है या आपका खजूर, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में और वसा भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन स्पेशली कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि पूरे प्लांट्स में, जितनी भी हमारे इस पर्यावरण में प्लांट्स हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन, मिनरल खनिज तत्व और विटामिन सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो हॉर्टिक्रॉप्स में पाया जाता है। और मिनरल्स और विटामिन हमारी शरीर में इम्यून सिस्टम को सुधारते हैं,
हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फल और सब्जी को प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। और हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू पे एक बहुत अच्छा सा लेक्चर बनाया है, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे ज़रूर जाके इसको देखिएगा कि किस फल, कौन सा मिनरल्स में कौन सा फल या सब्जी ज़्यादा पाया जाता है, किसमें कौन सी विटामिन किस फल या सब्जी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इवन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का भी अच्छे से बनाया है मैंने, तो आप उसको जाइएगा देखिएगा। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू स्पेशली विटामिन से मिनरल्स रिच होते हैं आपके फल और सब्जी, जिसका भारत में जो भी हिडन हंगर का, हम दिख तो हेल्दी रहे हैं लेकिन हमारे अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, भारत में बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर हमें मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जितना कहती है कि इतना फल हमें खाना चाहिए, इतनी सब्जी हमें खानी चाहिए, 120 ग्राम आपका फल रिकमेंड करती है और 300 ग्राम आपका सब्जी रिकमेंड करती है ICMR। तो हमें उसके हिसाब से अपनी डाइट में फल और सब्जी को इंक्लूड करना चाहिए कि जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता रहे। दूसरा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जब आते हैं तो जो फल और सब्जियां होती हैं, जितने भी आपके होते हैं, एक चीज़ और इसको थोड़ा मैं कैटेगराइज करूं अगर, दूसरा इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक, यहाँ पर दो आता है। एक तो आता है मोर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। दूसरा हाई वैल्यू क्रॉप। हाई वैल्यू क्रॉप, दो चीज़ आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्टिविटी, जितने आपके फल होंगे, वेजिटेबल होगा, हमेशा जब इसका आप प्रोडक्शन यील्ड पढ़ोगे तो हमेशा किस में होते हैं, टन में होते हैं। किन में होते हैं, टन। जबकि वहीं पर हमारे जो फील्ड क्रॉप होंगे वो किस में होते हैं, क्विंटल में होते हैं। जैसे गेहूं ले लेते हैं, गेहूं हम मैक्सिमम 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर पाते हैं। वैरायटी जो रिलीज होती है, जैसे अभी HD 3410 आपकी रिलीज हुई है, 303 है आपका DWR 303, तो ये यहाँ के लोग क्या है 60-60 कुंटल कह रहे हैं, लेकिन करण वंदना 387 60 कुंटल के आसपास रिकमेंड करते हैं, जबकि हम यहाँ 60 मैक्सिमम 60 कुंटल। लेकिन वहीं पर हम आ जाएं आलू में कितना होता है, 50 टन। टमाटर 50 टन, बैगन 30 टन, मिर्च भी आपका 4-5 टन 10 टन तक देती है, भिंडी भी 10 टन तक देती है, और भी जितने चले जाओगे फलों में हमेशा सब टन में चलेंगे। मतलब आपका कंपैरिजन करते हैं जब प्रोडक्टिविटी में, तो ये 5 से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन देते हैं। किससे, फील्ड क्रॉप से। अब ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, मार्केट रेट भी उसी हिसाब से होता है, तो आपको ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा। दूसरा, जिसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन मार्केट में इनका रेट इतना ज़्यादा होता है कि हम इनको क्या करते हैं, केजी में नहीं लाते, हम इनको किस में लाते हैं, ग्राम में लाते हैं। जिसमें आपकी क्या आएंगी, स्पाइसेस, जो आपकी क्या आएंगे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिनको हम क्या लाते हैं, ग्राम में लाते हैं। केजी में तो पता चले 1000 रुपये केजी हैं। तो ऐसी फसलें क्या हुआ कि जब हम इनकी खेती करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया मिलता है। क्या होता है, मोर रिटर्न पर यूनिट एरिया। और किस वजह से मिलता है, दो वजह से। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, दूसरी आपकी जो क्रॉप हो हाई वैल्यू क्रॉप है। इसलिए हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका, कि हमें अगर हम इसकी खेती करेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, तो हमें ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी। तीसरा, मोर प्रोडक्शन, वही जो आया आपका 4 से 5 से 10 गुना प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलता है, मोर प्रोडक्शन। तीसरा मोर प्रोडक्शन। चौथे में जाएंगे, चौथा इंपॉर्टेंस क्या होगा, अब आपको शुरू में बताया गया था हाईली इंटेंसिफाइड है, मतलब कि आपको सिलेक्शन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ साइट से लगा के हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग, इवन मार्केटिंग के दौरान भी हमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ लेबर्स की ज़रूरत होती है। मतलब जहां आप 1 हेक्टेयर में गेहूं की खेती के लिए आपको 5 लेबर से काम हो जाएगा, वहीं पर अगर आपको 1 हेक्टेयर में आम की खेती करनी है, टमाटर की खेती करनी है, किसी और भी चीज़ की खेती करनी है, तो कम से कम आपको 20 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हमारा चौथा इंपॉर्टेंस हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोगों को क्या करेंगे, आय देंगे। ये माना जाता है कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उसमें करीब 1000 वर्किंग डेज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारी जो फील्ड क्रॉप होती हैं वो 100 से 150 वर्किंग डेज की ज़रूरत उसमें पड़ती है, या इवन इससे कम ही पड़ती है।
तो मतलब हमें 5 से 10 गुना ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। लेबर इन द सेंस कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं छोटे स्तर पर, ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं। और जाएंगे तो इसमें आपका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, जितने मेडिसिनल क्रॉप्स थे। और जाएंगे तो आपका रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जैसे आपका रिलीजियस इंपॉर्टेंस में होता है हम पूजा पाठ करते हैं तो आम की पत्तियाँ ज़रूरत पड़ती है, नारियल की ज़रूरत पड़ती है, केला के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, आंवला को हम पूजते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो जाता है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस। और एक लास्ट में आएगा आपका छठा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर में हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन हो, हम दूसरे नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे। लगभग हम 15% के आसपास फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब का उत्पादन हम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन जहाँ ही इनका आता है प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है उससे उसका बाई प्रोडक्ट तैयार करना। एग्जाम्पल, टमाटर की चटनी, टमाटर का सॉस, टमाटर का केचप, टमाटर की पूरी, टमाटर का केचप और आपका पेस्ट, ये सब क्या हो गया, उसके बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड होती है, अच्छा खासा रेट भी मिल जाता है। और एग्जाम्पल एक और, आलू का चिप्स। लेज का भी एक पैकेट लाते हैं, पता चलता है एक आलू से हम 20 रुपये का एक पैकेट ला रहे हैं, जबकि 20 रुपये किलो आलू ही बिकता है मैक्सिमम रेट, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि हमें जो हमारा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, हमें ज़रूरत है प्रोसेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करने की। और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट तभी डेवलप होगा जब हमारे पास इंडस्ट्री होगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा हमारा ये, और हम मतलब हमें आय की प्राप्त होती है जब हम इसमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करने जाते हैं। यही एक चीज़ आपका प्रोसेस, जो आपका ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये आपका एक स्कोप में भी जुड़ जाएगा। आपका जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस था उसमें भी आएगा, उसमें भी आपके स्कोप में जुड़ जाएगा। मतलब हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पर भी हम हाई वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हम अगर इसकी स्कोप की बात करें तो आपके 4-5 इंपॉर्टेंस हो गए थे। अब अगर हम स्कोप की बात करें कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, स्कोप की बात करें तो देखो सिंपल सा है कि भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं पर कृषि योग्य भूमि दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि आपकी सड़कें, हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, शहर के शहर बनते हुए चले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कृषि योग्य भूमि आपकी कम हो जाएगी, तो अब कम भूमि में आपको ज़्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी न्यूट्रिशनल की, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हाई प्रोडक्टिव जो आपके क्रॉप्स होंगे, जैसे आपके फल और सब्जियां हैं, तो इनमें ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जा रही है, आपकी फूड सोर्स के साथ साथ न्यूट्रिशनल सोर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके एक स्कोप हो जाएगा कि आने वाले समय में पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा उत्पादकता वाली फसलों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक। उसके साथ साथ हमें वैरायटी डेवलपमेंट में भी काम करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंट उस एरिया में जहाँ पर हो रही हो, रेजिस्टेंट हो, उसमें ये मतलब रीजन स्पेसिफिक वैरायटी डेवलपमेंट करने की कोशिश होगी, ठीक। और जाएंगे तो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आ जाएंगे कि जहाँ भारत टोटल फ्रूट या टोटल वेजिटेबल या टोटल फ्लावर या टोटल मेडिसिनल, एरोमेटिक, इवन स्पाइस में नंबर 1 पे हैं, कि नंबर 2 पे होते हुए भी ओवरऑल, लेकिन प्रोसेसिंग में देखते हैं, जब प्रोसेसिंग में जाते हैं हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो हमारा कोई स्थान ही नहीं होता है। इवन जहां हम 15% शेयर कर रहे हैं, वहीं प्रोसेसिंग में पता चलता है कि 1% या 1% से कम भी हम शेयर कर रहे होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। जब हम इतना उत्पादन कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, जिससे क्या होगा, हमारी GDP में फ़ायदा होगा, जिससे क्या होगा, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा किसान को भी ज़्यादा आय प्राप्त होगी। तो ये आपका स्कोप में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा खिंच गया, क्योंकि आज मैं पहली बार थोड़ा ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग से अपेक्षा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर थोड़ा मैं इसे समराइज कर दूँ, हॉर्टिकल्चर इज मेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट्स हार्टस प्लस कोलेर। हार्टस मीन्स गार्डन क्रॉप्स, कोलेर मीन्स टू कल्टिवेट। हॉर्टिकल्चर, फिर उसके बाद इसमें हम चले गए डिफरेंट ब्रांचेस, जिसमें आपको पोमोलॉजी एंड प्लांटेशन पहला, सेकंड आपका ओलरीकल्चर एंड स्पाइसेस, थर्ड आपका था ऑर्नामेंटल, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, चौथा था आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, और पांचवा था इन चारों का तोड़ाई उपरांत प्रबंधन, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट।
इंपॉर्टेंस में आया था तो पहला इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि हॉर्टी क्रॉप्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, दूसरा इकोनॉमिक या मोर यील्ड, ठीक, और आपका हाई वैल्यू क्रॉप होती है, और तीसरा फिर गया तो आपका रिलीजियस था, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस था, और आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। तो ये आपके इसके इंपॉर्टेंस में था, स्कोप में आपको बताया इंडस्ट्री और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हमें कैसे खाना खिलाना है, कैसे उसका पेट भरना है आने वाले समय, आने वाले 50 या 100 साल बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।